हेलो गाइस, मैं डॉक्टर सुलेमान गैस टरबाइन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। गाइस, आज जो हम बात करने वाले हैं वो अस्थमा। अस्थमा का मतलब होता है जैसे कि सांस फूलने लगती है, 4 कदम चलते हैं सांस फूलने लगती है, सीढ़ियां वगैरह अगर चढ़ते हैं तब सांस फूलने लगती है, या फिर आपको अगरबत्ती का धुआं लग जाता है या धूप बत्ती का धुआं लग जाता है या धूल वगैरह में अगर जाते हैं तब भी सांस फूलने लगती है। यानी सांस फूलने का मतलब है, अस्थमा का मतलब है मतलब सांस लेने में परेशानी होने लगती है, तेज सांस लेने लगते हैं और ऐसा लगता है ऐसा दम घुटने लगा है, तो इसे बोलते हैं अस्थमा। अस्थमा का अटैक जो होता है वो सीवियर होता है। इसमें क्या होता है, आदमी का दम निकलने को होता है, दम घुट रहा है इस तरह का महसूस होता है। इसमें क्या होता है, सांस जो तेज हो जाती है, तो इसे हम अस्थमा बोलते हैं। अस्थमा बोलते हैं या सांस फूलना भी बोलते हैं इसको। तो गाइस, ये मैंने बताया आपको अस्थमा के बारे में। अस्थमा में क्या होता है, जो हमारी ब्रोंकियोल्स होती है, हमें लंग्स में जो होता है, तो ब्रोंकियल जो श्वास नली होती है वो सूज जाती है, या तो उसमें म्यूकस भर जाता है यानी बलगम भर जाता है, तो जिससे सांस लेने में परेशानी होती है, या फिर वो सूज जाती है, तो इसे अस्थमा कहते हैं। अस्थमा कैसा होता है, किन किन कारणों से होता है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे क्या, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब क्या होता है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो श्वास नली होती है उसमें जो म्यूकस जो जमा होने लगता है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। या फिर हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो नैरो होने लगता है, नैरो मतलब पतला होने लगता है वो, जिससे क्या होता है, हमारी वो म्यूकस जमा होने से वो पतला होने लगता है, जिससे हमें सांस लेने में परेशानी होती है और हम गहरी गहरी सांसें लेते हैं। अस्थमा का एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा क्या होता है, ब्रोंकियल ट्यूब में म्यूकस जमा हो जाता है, तो तब भी म्यूकस का मतलब बलगम जमा हो जाता है, तब भी सांस लेने में परेशानी होती है, तेज सांसें लेते हैं। या फिर ब्रोंकियल ट्यूब में किसी तरह की एलर्जी वगैरह हो जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब सूजन वगैरह आ जाती है, तब भी सांस लेने में परेशानी होती है। ये तो कुछ कॉसेस, कुछ कारण। अब इसके अलावा भी कुछ और कारण होते हैं। अगर मान लो गले में एलर्जी वगैरह हो जाए या श्वास नली में एलर्जी वगैरह हो जाती है, तो उसकी वजह से भी अस्थमा हो जाता है। क्या होता है, कई बार प्रदूषण की वजह से, ज्यादा प्रदूषण या धुआं होता है, धूल हमारे एरिया में ज्यादा जाते हैं, तो उसकी वजह से, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से भी अस्थमा हो जाता है, सांस लेने में परेशानी होती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो श्वास नली होती है उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी अस्थमा हो जाता है। और क्या होता है, हमारे ब्रोंकी जो होती है, ब्रोंकी मतलब लंग्स में होता है, एक पार्ट होता है, छोटा सा ब्रोंकी होती है, जिसमें जो सांस, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें जो हवा भरती है, लेकिन वो क्या होता है, स्पाज्म हो जाती है, मतलब वो सिकुड़ जाती है, जिस वजह से क्या सांस लेने में परेशानी होती है। ये कुछ कारण थे अस्थमा होने के। अब गाइस, कैसे पहचानेंगे मतलब अस्थमा हुआ है, तो इसके कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी को अस्थमा हो तो आप कैसे। गाइस, अब बात करते हैं सिम्टम की। अगर अस्थमा हुआ तो क्या क्या सिम्टम उसको हो सकते हैं, मतलब आप कैसे पहचान सकते हैं ये अस्थमा है। अगर अस्थमा हुआ है तो उसको क्या होगा, सांस लेने में परेशानी होगी। क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, खासकर रात में, रात को सोते टाइम या रात में जो होगा उसको सांस लेने में ज्यादा परेशानी होगी। क्या होगा, अगर वो सांस लेगा तो उसकी जो लंग्स में से, जो उसके फेफड़ों में से जो है व्हीजिंग साउंड आएगी, मतलब आवाज, एक आवाज से सुनाई देगी, सीटी टाइप की। ब्रेथलेसनेस होता है, मतलब सांस फूलने लगती है, सांस फूलती है, आदमी तेज सांस लेता है। रैपिड ब्रीथिंग भी बोल सकते हैं उसको, या फास्ट ब्रीथिंग, मतलब तेज सांस लेगा, जिसको अस्थमा होगा। जब अस्थमा अटैक आएगा तब भी वो तेज सांस लेता है। रात के टाइम में क्या होगा, सांस उसकी जो ब्रीथ होगी, मतलब उसकी सांसें जो ऐसा लगा थमती जा रही है, दम घुटता जा रहा है, खांसी आएगी, उसको खांसी भी आएगी। और क्या, उसको चेस्ट पेन, सीने में दर्द वगैरह रह सकता है, और टाइटनेस मतलब जकड़न वगैरह सीने में रहती है। और गाइस, थ्रोट इरिटेशन हो सकता है, मतलब गले में जो होता है एलर्जी टाइप की हो सकती है। और क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, श्वास नली में जो इन्फेक्शन हो सकता है, या बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, अथवा थका सा भी वो लगेगा। गाइस, ये तो कुछ सिम्टम, अगर इन सिम्टम के हिसाब से आप देखते हैं किसी पेशेंट में, किसी व्यक्ति में, तो उसको समझो अस्थमा की प्रॉब्लम है। इसमें बचाव के कुछ कारण, मतलब कैसे आप इससे बच सकते हैं। अगर कोई अस्थमा है तो उसके साथ में क्या क्या करना चाहिए, ताकि अस्थमा की प्रॉब्लम, उसकी जो सांस लेने की जो दिक्कत हो रही है वो थोड़ी कम हो सके। सुबह निकल के वॉकिंग करनी चाहिए, मतलब चलना चाहिए। कब तक चलना चाहिए, जब तक ट्रैफिक वगैरह नहीं चलता है। ट्रैफिक वगैरह चलने लगता है तो उसको ज्यादा नहीं चलना चाहिए। उसको धुएं से बचना चाहिए, उसके स्मोकिंग से बचनी है। अगर स्मोकिंग करता है, अगर बीड़ी सिगरेट वगैरह पीता है तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर बंद नहीं करेगा तो उसका अस्थमा की प्रॉब्लम दूर नहीं होगी, सांस लेने की दिक्कत और बढ़ती जाएगी। धूल वाले एरिया से बचकर रहना चाहिए, जहां पे धूल वगैरह रहता है वहां पे कम से कम जाना चाहिए। जहां पे वो सोता है वहां की बेडशीट, चादर, तकिया वगैरह सब क्लीन रहना चाहिए। और जिस कमरे में वो रहता है वहां पे वेंटिलेशन, यानी हवा का आगमन जो आना जाना अच्छे से होना चाहिए। वहां पे वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट फैन वगैरह, ताकि वहां पे फ्रेश एयर आ सके। अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी, ज्यादा नमी वाला कमरा है, अगर उसमें वेंटिलेशन अच्छे से होगा, हवा अच्छे से आएगी और एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगा होगा, तो वहां पे हवा, ताजी हवा आती है। चीजें वगैरह कम से कम सेवन करना चाहिए, ठंडी चीजें, आइसक्रीम वगैरह हुआ, ठंडा पानी हुआ, तला हुई चीजें कम से कम खानी चाहिए। फैटी चीजें जितनी भी होती है कम से कम ऑयली चीजें खानी चाहिए।
और गाइस इसमें अगर आप कोई भी भोजन ले रहे हैं तो उसमें कम से कम तेल होना चाहिए और फ्रेश भोजन लेना चाहिए। अगर किसी को अस्थमा अटैक वगैरह आता है तो वहां पे जो ज्यादा लोग नहीं रहने चाहिए ताकि उसको सांस लेने में परेशानी नहीं हो, और उस वहां पे जो ज्यादा शोर शराबा भी नहीं करना चाहिए। अगर जहाँ पे जिसको अगर किसी पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो उसके आसपास में ज्यादा शोर शराबा नहीं करना चाहिए। अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उसको ज्यादा टेंशन और तनाव नहीं देना चाहिए। उसको टेंशन तनाव रहेगा तो उसका अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। और गाइस जो पेशेंट है उसको ज्यादा एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, अपने हाथ पैर ज्यादा नहीं चलाना चाहिए, उसको आराम से रेस्ट करना चाहिए और सीधी पोजीशन में लेटना चाहिए। अगर हो सकता है तो उसको प्रोन पोजीशन में लेटाएं। उसको प्रोन पोजीशन में अगर आप उसको लेटाएंगे तो उसको सांस लेने की दिक्कत थोड़ी कम हो जाएगी। और जिस कमरे में वो लेटा है वहां पे जो वेंटिलेशन हवा का आगमन अच्छे से रहना चाहिए। एसी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसी क्या होता है, ठंडी चीजें या एसी की वजह से हमारे जो लंग्स होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। इसलिए ठंडी चीजों का और एसी का से मतलब आपको बचना चाहिए। गाइस ये मैंने बताया आपको कुछ बचाव के कारण। अब मैं गाइस आपको बताता हूँ कुछ घरेलू उपचार। अगर आप घर पे हैं तो अगर अस्थमा का पेशेंट है तो उसको आप क्या क्या दे सकते हैं। तुलसी, अदरक और मरीच, इन तीनों का गाढ़ा मिलाकर सुबह शाम आप दे सकते हैं। इन तीनों चीज का गाढ़ा बनाकर, इससे काफी आराम मिलता है। सौंठ को गाय के दूध में पकाकर आप दे सकते हो, उससे अस्थमा के प्रॉब्लम को काफी राहत मिलती है। हल्दी को भी गाय के दूध में पकाकर आप दे सकते हैं। और सीने पर सरसों का तेल का मालिश भी अगर आप करेंगे उससे भी सांस लेने में प्रॉब्लम जो थोड़ा कम हो जाएगी। तो गाइस ये मैंने आपको बताया अस्थमा के बचाव के घरेलू उपचार। अब गाइस कुछ बात करते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट की। तो अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट में अगर अस्थमा का पेशेंट है तो उसको अस्थालिन से नेबुलाइजर करवाया जाता है। अस्थालिन से नेबुलाइजर करवाया सुबह दोपहर शाम। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा अगर सांस फूल रही है, ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो सुबह दोपहर शाम अस्थालिन से नेबुलाइजेशन कराया। अस्थालिन का इनहेलर भी आता है और अस्थालिन का रोटा कैप भी आता है। गाइस ओवरऑल मैंने आपको बताया अस्थमा के बारे में, अस्थमा के क्या कारण होते हैं, क्या उपचार होते हैं और कैसे ये होता है। तो गाइस सब आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर भी करिएगा ताकि यार किसी को प्रॉब्लम है तो घर पे जो घरेलू उपचार है वो भी सीख सके। और गाइस समय समय पे हम ऐसी मेडिकल से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं जिससे ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में।